अस्सलामुअलैकुम। जेरियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो हम करने लगे हैं। एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के लिए जल्दी जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मेन पॉइंट जो है वो करेंगे। पहले तो ये पता होना कि जेरियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी इसका मतलब क्या है। जेरियाट्रिक्स जो हैं वो पॉपुलेशन है जिनकी एज 60 से या फिर 65 से अबव है। और दूसरा इनके लिए हम क्या टर्म्स यूज़ करते हैं कि एल्डर पीपल हैं या फिर ओल्डर अडल्ट हैं, तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं करना खुद को। ये हम जो है जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जेरियाट्रिक पॉपुलेशन की जो हम मतलब उनको ट्रीटमेंट देते हैं किन केसेस में देंगे। कोई डायबिटीज़, इनको ज़्यादातर क्या मसला होता है, डायबिटीज़ का मसला होता है, बीपी होता है, ठीक है, इस टाइप की जो है मसले होते हैं, इनको हमने ट्रीट करना होता है। या फिर वो डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते, मुश्किल होती है करने में, तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना होता है, इनको हम जो है वो डील करते हैं। अच्छा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर 3, 4 और चैप्टर 13, 14, 15 और चैप्टर 16। तो पहले हम ये चैप्टर करेंगे, बाद में हम दूसरे चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले अब करते हैं चैप्टर 27 पेज के ऊपर है चैप्टर 3। आपने निशान लगाने हैं तो लगा लें जो जो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब ये तीसरा चैप्टर है जो हम करने लगे हैं। क्या चैप्टर का नाम है द फिजियोलॉजी ऑफ एज रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिक्लाइन। के फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन के अंदर डिक्लाइन आ रहा है जैसे एज इंक्रीज़ हो रही है, और जो आप लाइफस्टाइल अपना अडॉप्ट करते हैं, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो वो डिक्लाइन टाइम से पहले नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं तो डिक्लाइन जल्दी से आ जाता होता है। इसमें अब इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ है वो हमने ये बात याद रखनी है कि डिक्लाइन जो आ रहा है एज रिलेटेड डिक्लाइन, यानी कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है ना उनके अंदर डिक्लाइन होते हैं। टोटल हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम है, जैसे कि लिम्फेटिक है, कार्डियोवास्कुलर है, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल है, नर्वस सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है। अब ये सारे सिस्टम इनके अंदर डिक्लाइन आ जाता है। अब जैसे कि मैं अगर ब्रेन की आपको एग्जांपल दूँ, नर्वस सिस्टम की एग्जांपल दूँ, पहले अगर आप मैथमेटिकल क्वेश्चन एक यंगर पॉपुलेशन या फिर एक टीनेजर को दे तो वो जल्दी सॉल्व कर लेता है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम ओल्डर अडल्ट को दे रहे हैं तो वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं, न्यूरॉन की डेथ हो जाती है जैसे जैसे एज इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से ब्रेन जो है वो श्रिंक कर जाता है, उधर स्कल के अंदर उसका साइज़ पहले से कम हो जाता है, इस वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम फिर फर्दर आती रहती हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कैसे जो है वो फंक्शन के अंदर डिक्लाइन आता है। अब इसमें जो 3 मेन चीज़ें हैं, एक तो होल बॉडी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस वजह से डिक्लाइन आ रहा है। दूसरा जेनेटिक बेसिस, आपके अगर अम्मा अब्बा को या आपके सिबलिंग को डिक्लाइन जल्दी आना स्टार्ट हुआ था तो आपको भी जल्दी आने के चांसेस हैं। तीसरा लाइफस्टाइल आप ऐसा अपनाते हैं कि जिसकी वजह से एज से रिलेटेड डिक्लाइन होता है, जैसे कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। और दूसरा, आप फिर अच्छे न्यूट्रिएंट भी नहीं ले रहे हैं, आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है, आप वेरिएबल दूसरे इंक्लूड कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो उस वजह से बायोलॉजिकल डिक्लाइन होगा। और जब बायोलॉजिकल डिक्लाइन होगा तो जल्दी से एजिंग का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा, जल्दी से आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो और आपका पेशेंट बुढ़ापे की तरफ जाएगा तो आपने इन चीज़ों को रोकना होगा। और मेरी बात हमेशा याद रखें कि एजिंग को जितना अच्छा एक फिजियोथेरेपिस्ट डील कर सकता है, कोई भी हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है वो डील नहीं कर सकता। इसी बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है। अच्छा, अब जैसे ही एज बढ़ती है तो होम्योस्टेसिस के अंदर डिक्लाइन होता है। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम ने अपना होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रखा हुआ है, यानी कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा हुआ है, एक ऑप्टिमल फंक्शन जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो ये ऑप्टिमल फंक्शन के अंदर डिक्लाइन आ जाता है। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसमें से आपको ये पता हो कि जब आपको कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ रहा है आपकी बॉडी के ऊपर या फंक्शन के ऊपर, तो वो उसको मेंटेन करता है और फिर क्या उसमें अंदर कोई चेंजिंग नहीं आने देता, आप कोप अप कर लेता है, तो होम्योस्टेसिस होगा। तो अदरवाइज अगर तो वो कोई स्ट्रेस पड़ रहा है बॉडी के ऊपर और वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता, तो इस केस में क्या होगा, कोई इंजरी हो जाएगी, ठीक है, इलनेस हो जाएगी। और अगर तो होम्योस्टेटिक विंडो लार्ज होती है तो सक्सेसफुल एजिंग है, और अगर होम्योस्टेटिक विंडो जो है वो लार्ज नहीं होती तो उस केस में अनसक्सेसफुल एजिंग होती है। इसमें ना अब ये एक चीज़ करने वाली है
कि फ़िज़िकल स्ट्रेस थ्योरी है ये। जब हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो क्या अडाप्टेशन आती हैं। जब आप स्ट्रेस नॉर्मल डालते हैं तो मेंटेनेंस है, बॉडी जितना चाहिए उतना पड़ रहा है, मेंटेनेंस होगी, बॉडी का जो सिस्टम है और जो फंक्शन है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं तो उस केस में क्या होगी, हाइपरट्रॉफी होगी और टॉलरेंस बढ़ जाएगी। जबकि जितना ज़रूरत है उससे कम डालें तो उस केस में एट्रॉफी हो जाएगी और टॉलरेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। और एट्रॉफी हो गई है उसके बाद फिर भी आप उसको जो है वो कोई भी उसके ऊपर जो है जितना चाहिए आप स्ट्रेस नहीं डाल रहे तो डेथ हो जाएगी, सेल की फंक्शन डिक्लाइन टोटली कर जाएगा। और अगर जितना आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, ठीक है, अब हाइपरट्रॉफी हो गई है, टॉलरेंस बढ़ गई, लेकिन उससे मज़ीद ज़्यादा आप स्ट्रेस डाल रहे हैं तो इंजरी हो जाएगी, और उससे भी मज़ीद ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं तो डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और मेन बात जो करने वाली है वो कैकेक्सिया और सार्कोपीनिया है। आप अपने इसमें क्या डिफरेंस जो है वो याद रखना है कि कैकेक्सिया और सार्कोपीनिया दोनों में मसल मैस कम होता है, लेकिन कैकेक्सिया में किसी डिजीज़ की वजह से मसल मैस कम हो रहा है और सार्कोपीनिया में नॉर्मली एज बढ़ने की वजह से मसल मैस कम हो रहा है। एक तो ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एक और है कि जब आप फिज़िकल थेरेपी करवाते हैं उन पेशेंट के अंदर जिनको सार्कोपीनिया होता है तो उनका मसल मैस बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट देते हैं बढ़ जाता है, मेडिकेशन देते हैं बढ़ जाता है। लेकिन कैकेक्सिया आप जितनी मर्जी फिज़िकल थेरेपी करवा ले, जितनी मर्जी न्यूट्रिएंट दे ले, मेडिकेशन दे ले, बढ़ता कोई नहीं है मसल मैस। अच्छा, अब आगे आ जाएं, होम्योस्टेसिस के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। सबसे पहले कौन सा सिस्टम उन्होंने डिस्कस किया, स्केलेटल टिश्यू के। स्केलेटल टिश्यू जो है उनके अंदर क्या होता है कि डिक्लाइन आता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। स्केलेटन हमारा सिस्टम जो है, ये स्केलेटल यूनिट्स जो है, स्केलेटल टिश्यू जो है वो किससे बनते हैं, 3 सेल से बनते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। स्केलेटल में क्या होती है, हमारी बोन्स होती हैं, तो इस वजह से इसमें क्या आता है, क्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ठीक है, सी से आपने याद रखना है क्रैक। तो क्लास्ट क्या करेंगे, बोन रिजॉर्बिंग सेल हैं, ओस्टियोब्लास्ट बनाने वाले सेल हैं, बी से बनाते हैं सेल। और जो ओस्टियोसाइट की अगर हम बात करें तो यही जब ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर हो जाते हैं तो वो ओस्टियोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी एज जो है 60 से कम होती है तो फिर इसके और या वैसे तो बुक्स में ज़्यादातर लिखा हुआ है कि 30 साल तक बोन की फॉर्मेशन बोन इतनी स्ट्रॉन्ग बननी होती है, बन जाती है, उसके बाद रिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बोन फॉर्मेशन का। तो जब ये इनका जो है होम्योस्टेसिस होता है इन दोनों सेल के अंदर, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर होम्योस्टेसिस होता है। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती है तो इनका होम्योस्टेसिस जो है वो ख़राब हो जाता है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ओस्टियोब्लास्ट की कम हो जाती है, इस वजह से बोन ज़्यादा रिजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। यही बात बीच में लिखी हुई है। और फर्दर उन्होंने रिसर्चेज लिखी हुई हैं कि अगर हमने ट्रीटमेंट देना है तो हम एक तो एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज कराने से बोन मैस जो है वो इंक्रीज़ होता है। और दूसरा हम क्या कराएंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराएंगे जिसके अंदर हम एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डीहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन जो है देंगे, और इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है कंबाइंड थेरेपी देंगे, यानी कि एक हार्मोन नहीं देना, एक से ज़्यादा हार्मोन देंगे और फिर इससे बोन मैस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके अंदर मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि हमारी एज हो गया, जेंडर हो गया, वो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। हमारी फैमिली हिस्ट्री हो गई, मॉडिफाइबल फैक्टर को चेंज करके तो हम जो एजिंग का प्रोसेस है उसको हम कम कर सकते हैं। अगला हमारे पास कौन सा है, बॉडी कंपोजिशन। एक मिनट, अच्छा, अगला बॉडी कंपोजिशन है। मैंने कहा आपको शायद सही नज़र ना आ रहा हो। तो बॉडी कंपोजिशन जो है ना वो चेंज हो जाती है जैसे ही एज बढ़ती है। कैसे चेंज होती है कि लीन मैस जो है वो कम हो जाता है और फैट मैस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फैट मैस जो हमारी बॉडी के अंदर फैट पड़ा हुआ है, बुटोक्स पे पड़ा हुआ है, पेरिटोनियम में है, यानी कि एब्डोमिन में है, आपके डेल्टॉइड पे पड़ा हुआ होता है। अब ना जहाँ जहाँ फैट है ना वहाँ पे क्या होता है, फैट मज़ीद इंक्रीज हो जाता है। लीन मैस, फैट के अलावा जितना भी बॉडी का मैस है ना वो सारे के सारा लीन मैस है। तो लीन मैस जो है वो जब आपकी एज जो है ना, जब यंगर आप होते हैं तो उस केस में छोटे होते हैं, या फिर जब आप टीनेजर होते हैं, या फिर आप अडल्ट होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि लीन मैस ज़्यादा होता है और फैट मैस कम होता है, लेकिन बाद में फैट मैस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो पेरिटोनियम के अंदर फैट एक्यूमुलेट हुआ होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो है वो काज करता है।
और इसमें हम ट्रीटमेंट इसका क्या देंगे, एक्सरसाइज हमने करवानी है। जब आप एक्सरसाइज कराएंगे तो फैट जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस केस में क्या होता है कि फिर बॉडी की जो कंपोजिशन होती है वो दोबारा से होम्योस्टेसिस की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। मैं एल्डरली की बात कर रही हूँ। तीसरा हमारे पास होता है कोलेजिनस टिश्यू। कोलेजिन हमारी बॉडी के अंदर पड़े हुए होते हैं और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जैसे एज बढ़ती है कोलेजिन और इलास्टिन जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से स्किन के अंदर कोलेजिन और इलास्टिन लॉस होता है और स्किन हैंग कट जाती है, लटक जाती है स्किन। अब इसमें ना ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल आपने ना अच्छे से कर लेने हैं सारे के सारे। टेबल जो है ये वाला, इसके अंदर क्या डिक्लाइन आ रहा है कोलेजिनस टिश्यू के अंदर एज रिलेटेड। एक तो मैट्रिक्स जो है उसके अंदर से वाटर जो है वो लॉस हो रहा है। अब इसमें ना आपने ये बात याद रखनी है, कोलेजिनस, बस एक बात कौन सी याद करने वाली है कि कोलेजिनस टिश्यू बनता है एक तो कोलेजिन से, दूसरा मैट्रिक्स से। किससे बनता है? कोलेजिन से प्लस मैट्रिक्स से। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स फिर आगे से किससे बनता है? इसके अंदर वाटर होता है, प्रोटियोग्लाइकन होता है, इलास्टिन फाइबर यहाँ पे पड़े होते हैं। इस तरह करके ये सेल है, ठीक है, ये सारे सेल पड़े हुए हैं और इसके इर्द गिर्द क्या है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर कोलेजिन है, इलास्टिन है, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन है, ठीक है, ये सारे इस तरह करके पड़े हुए होते हैं। तो जैसे ये एक यंगर पर्सन है और जैसे ओल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेल भी डिक्लाइन कर रहे हैं, कोलेजिन भी डिक्लाइन कर रहा है, इलास्टिन भी डिक्लाइन कर रही है, तो यहाँ पे वाटर भी जो है वो बाहर मूव कर जाता है। तो जब वाटर भी यहाँ से निकल गया तो इस केस में क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। दूसरा इतना ज़्यादा शॉक को बियर नहीं कर पाएंगे, ये शॉक को ईजिली बियर कर, वाटर होता है ना बल्क देता है, तो जब बल्क नहीं होगा तो बियर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे, और दूसरा कोलेजिन वैसे अलग अलग पड़े होते हैं, लेकिन जैसे एज बढ़ती है कोलेजिन के अंदर इस तरह करके क्रॉस लिंक बन जाते हैं, ये क्रॉस लिंक बन जाते हैं और इसकी वजह से ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो आपने ये टेबल इसमें कर लेना है कि वाटर जो है वो लॉस हो रहा है मैट्रिक्स के अंदर से, जिसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज श्रिंक कर रहा है, क्योंकि हम बात करें कोलेजिनस टिश्यू को, कोलेजिन हर जगह पड़ा हुआ होता है, बॉडी के मसल के अंदर, बॉडी के स्किन के अंदर, और इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, बोन्स के अंदर, सब के अंदर पड़ा हुआ होता है। अब क्या होता है कि दूसरा, जब वाटर लॉस हो जाएगा इस केस में एक शॉक को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन भी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो श्रिंक कर रहा है, तो उसकी उतनी ज़्यादा वो जो है ना फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा जितनी पहले करता था। क्रॉस लिंक की जो है कोलेजिन की वो इंक्रीज, जिसकी वजह से कोलेजिन जो स्ट्रक्चर जो है वो स्टिफ हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होगी। जब स्टिफ होगा तो जारी बात है ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होगी और रेंज ऑफ मोशन भी जो वो कम हो जाएगी। इलास्टिक फाइबर जो है वो लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से सैगिंग ऑफ स्किन, यानी कि स्किन लटक जाएगी, ऑर्गन लटक जाएंगे। लेस गिव टू टेंडन लिगामेंट फेशिया, यानी कि लेस गिव है कि उनकी ए फेलियर और इनएबिलिटी टू परफॉर्म, कि अब टेंडन और लिगामेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा कार्डियोवास्कुलर टिश्यू भी हमारे जैसे कि वेसल्स होती हैं, उनके अंदर भी कोलेजिन होता है, इलास्टिन होता है। तो इसके अलावा अगर मसल की बात करें, जो वेंटिकुलर जो पंप करते हैं वो क्या है, मायोकार्डियम होती है, जो कि हेल्प करती है पंपिंग के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्टिविटी होती है हार्ट के अंदर। तो जैसे ही एज बढ़ेगी तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्टिविटी भी जो है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाती है हार्ट की। तो जब वो लॉस हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि एज डिक्लाइन होगा, हार्ट रेट जितना पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता था अब नहीं कर पा रहा, तो हार्ट रेट मैक्सिमम भी कम हो जाएगा। और जब हार्ट रेट मैक्सिमम कम होगा तो वो किस वजह से कम हो रहा है, एक तो स्टिफनेस इंक्रीज हो रही है वेसल्स की और मायोकार्डियम की, दूसरा ऐसे नोड जो होते हैं उनकी एक्टिविटी भी जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि डिक्लाइन आ जाता होता है हार्ट के फंक्शन के अंदर। जब और VO2 मैक्सिमम क्या होता है कि जब स्ट्रेस है या कोई एक्सरसाइज की कंडीशन है तो कितना आपकी जो है बॉडी भी ऑक्सीजन यूज़ कर रही है। जब हार्ट रेट ही कम है, पंप
जो ब्लड की पंप जो ब्लड हो रहा है हार्ट से वही जब कम हो रहा है तो उस केस में ऑक्सीजन भी फिर सारी बात है कम आएगी, कम ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजन भी कम आएगी, तो वो उसका यूजेज भी जो ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। वही बात है कि स्टिफ हो रहे हैं क्योंकि कोलेजन वहाँ से लॉस हो रहा है, इलास्टिन लॉस हो रहा है, वस्कुलर टिश्यू जो है वो लेस कंप्लाइंस हो जाएंगे। और तीसरा हमारे पास ऐसे नोड मैंने जो बताया वो लॉस हो रहे हैं, इस वजह से हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की कम हो जाएगी, वेसल वाल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा, VO2 मैक्सिमम कम हो जाएगी, थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन कैपिलरी के ये हमारी जो स्ट्रक्चर होता है आर्टरी का, यहाँ पे 3 लेयर होती है, ट्यूनिका, मीडिया, एडवेंटिशिया और इंटीमा, अंदर वाली इंटीमा, और इन सब से बाहर एक और लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो इजीली अंदर नहीं जा पाएगी। जहाँ पे ऑक्सीजन के 4 मालिक्यूल जाते थे वहाँ पे 2 जा रहे हैं, तो इस वजह से जब ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जा रही तो वो फिर सप्लाई क्या होगी ब्लड के थ्रू। तो ये बात कर रहे हैं कि जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो उस केस में ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते होते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, कि हम अपने जो एल्डर पर्सन है उसकी एक्सरसाइज करवाएं। और उन्होंने रिसर्चेस की हैं, बुक में रिसर्चेस लिखी हैं, रिसर्चेस के थ्रू वो ये बात बताते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जो है वो थिन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे नोड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आप एक्सरसाइज, हम एक तो पेशेंट, ये इसका ट्रीटमेंट यही है कि हमने एक्सरसाइज करवानी है, फिजिकल थेरेपी करवानी है, और उससे ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। आगे जाता है नर्वस सिस्टम। जैसे ही एज बढ़ती है न्यूरॉन का जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे अब मेन बात इधर ये लिखी है कि स्लोइंग और स्लफिंग हो जाती है, उसकी स्लोइंग होती है एक्टिविटी के अंदर, और दूसरा स्लफिंग हो जाती है, माइलन शीट जो होती है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। और जब माइलन शीट ही, जैसे कि ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे ये माइलन है, माइलन ने इसको कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे जब सिग्नल जाते हैं तो वो जंप करके जाते हैं, जंप करके इजीली जो है जल्दी से मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, स्टिमुलाई लेके जाते हैं, एफरेंट और इफरेंट लेके आ रहे होते हैं। तो अब जब ये माइलन शीट डिग्रेड कर जाएगी तो किसी किस्म की जंपिंग नहीं होगी, तो फिर जो वेलोसिटी होगी इम्पल्सिस की वो कम हो जाएगी, और इतना जल्दी वो एक्टिविटी, वो रिएक्शन टाइम जो होता है फिर इस वजह से कम हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने 2 लफ्ज़ यूज़ किए हुए हैं, रिएक्शन टाइम और दूसरा लेटेंसी रिस्पॉन्स या फिर लेटेंट रिस्पॉन्स। अब इसका 2 मतलब है। रिएक्शन टाइम यानी कि कितना टाइम चाहिए रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि आप स्टिमुलस दो और रिएक्शन आ जाए, और दूसरा लेटेंट पीरियड ये है या फिर लेटेंट रिस्पॉन्स है, यानी कि आप किसी को मैसेज करते हैं और कितना टाइम वो लेता है उसको रिप्लाई करने का। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब ये भी जो है ये हम क्या करेंगे, ये इन्होंने टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आपने इस टेबल से इसको काट लेना है कि स्लफिंग हो रही है, माइलन शीट कम, और इस वजह से कंडक्शन स्लो मैंने आपको बताया कैसे। और एक्सोनल लॉस, जो एक्सोन होते हैं हमारी, जो एक तो साइड पे ये नर्व सेल बॉडी है, एक साइड पे लंबा जो होता है वो एक्सोन होता है, और जो छोटे छोटे होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये एक्सोन भी लॉस हो जाता है। एक्सोन यहाँ पे सिनेप्सिस चल रही होती हैं, ठीक है, आगे से वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है फर्दर और किसी न्यूरॉन को। तो यहाँ पे जब एक्सोन लॉस हो गया तो फिर यहाँ पे कोई सिनेप्सिस नहीं होगी, कोई मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होगा, कंडक्शन स्लो, फंक्शन स्लो, सब कुछ स्लो। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी, ऑटोनॉमिक में हमारे कौन से सिस्टम आते हैं, दोनों पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं और सिम्पैथेटिक दोनों रेगुलेट कर रहे होते हैं हार्ट की एक्टिविटी को। इसके अलावा जीआईटी को, फाइट फ्लाइट की कंडीशन जो होती है उसको डील कौन करता है, सिम्पैथेटिक, और जो आरामदार वाली सिचुएशन होती है उसको पैरासिम्पैथेटिक डील कर रहा होता है। तो इनकी भी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है। दूसरा हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन लॉस हो रहे हैं, स्लो रिस्पॉन्स टाइम, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिस्पॉन्स टाइम जो है जल्दी ज़्यादा टाइम लेते होते हैं रिस्पॉन्स शो करने के लिए, इसी वजह से यानी कि फिर फॉल का रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। जल्दी से अपने आप को, अगर कोई इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रही है तो जल्दी से वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते,
वो जो इम्पल्सिस हैं उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, इस वजह से फॉल का रिस्क जो है वो बढ़ जाता होता है। इस केस में भी हमने क्या करानी होती है, हम उसकी एक्सरसाइज कराएंगे, और एक्सरसाइज से हम क्या करते हैं, ज़्यादा वो पिंच करते हैं, हम उनको स्टिमुलेट करते हैं नर्व को बार बार स्टिमुलस दे के, तो उस केस में फिर उनका थोड़ा जो है वो इरेक्शन टाइम थोड़ा कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम है ये भी डिक्लाइन हो जाता है, जैसे एज बढ़ती है इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्लाइन होता है। जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं, न्यूट्रोफिल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल हैं, बी सेल हैं, वो कम हो जाते हैं। और दूसरा एक तो ये है ना इम्यून के सिस्टम के सेल, तो फिर पेशेंट जो है इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि उस टाइम पे जो हमारे इम्यून सेल होते हैं वो साइटोकाइन भी ज़्यादा रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रही होती है, तो फिर इन्फ्लामेशन होगी तो फर्दर सेल जो है वो डिग्रेड करेंगे। इसमें भी हमने क्या कराना है, उसको एक्सरसाइज कराना है, उसकी एक्टिविटी की मॉडिफिकेशन करानी है। अब आ जाता है हार्मोनल एक्सिस, जो हमारे हार्मोन होते हैं जैसे एज बढ़ती है वो भी डिक्लाइन कर देते हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, जिसकी वजह से फिर फर्दर उसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है अगर एस्ट्रोजन कम हो रहा है। इसी तरह मेल के अंदर भी जो हार्मोन है, मेल के सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन्स हैं जो, वो भी कम हो जाते हैं। तो हमने इधर यहाँ पे क्या करना है, एक तो एक्सरसाइज उनकी करानी है, दूसरा हमने उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करानी है। और यहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज। लेकिन हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को मिला के अपने पेशेंट को हमने उसको ट्रीट करना है। अब एक्सरसाइज जो है फॉर रिवर्सिंग डिक्लाइन इन प्रिवेंटिंग डिजीज़ के एक्सरसाइज जो है, यहाँ पे ये मैंने आपको बात बताई थी कि एजिंग का जितना अच्छा डील जो है फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। और ये कह रहे हैं कि अगर आप अब यहाँ पे जो मेन थीम है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर पर्सन है, ठीक है, अगर वो यंगर एज से ही, एक छोटी एज से अगर एक्सरसाइज करता है, तो जब वो बूढ़ा होता है तो उसकी सिस्टम उतने डिक्लाइन नहीं करते हैं जितने एक नॉर्मल बंदे के कर जाते हैं। और एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि अगर जिस कोई भी एज में है, वो 40 का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, आप अगर उसको एक्सरसाइज करवाते हैं तो वहाँ पर वो सारे एज रिलेटेड डिक्लाइन वहाँ पर ही रुक जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव जो है एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट आते हैं। और वो जो है ना लाइफस्टाइल की तरफ जाता है, उस लाइफस्टाइल की तरफ जाता है जो कि उसके लिए ठीक होता है, एक्टिव होता है, और उसका मसल मास भी इंक्रीज़ होता है, उसके फंक्शन भी जो हैं वो पहले से इंक्रीज़ कर जाते होते हैं। तो यही इसमें था मेन बात। अब मैं मेन बात आपको बता देती हूँ कि क्या था, कि पहले तो हमने इंट्रोडक्शन बताया है कि डिक्लाइन में 3 चीज़ें आ रही हैं, इन्फ्लेमेशन, जेनेटिक और लाइफस्टाइल। दूसरा फिर मैंने बताया कि एजिंग की वजह से पूरे सिस्टम के अंदर डिक्लाइन है। कौन कौन से सिस्टम को डिस्कस किया है, हमने स्केलेटल को डिस्कस किया है, हमने बॉडी कंपोजिशन को डिस्कस किया है, कोलेजिनस टिश्यू को डिस्कस किया है, हमने इम्यून सिस्टम को डिस्कस किया है, हमने इसके अलावा हार्मोनल एक्सिस को डिस्कस किया है, और नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है। कितने, 4 5 7 थे, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, एक कौन सा था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम के अंदर डिक्लाइन आता है। तो बस मेन बातें जो थी मैंने आपको बता दी।